नमस्कार, मैं हूं दिनेश सैनी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण और उपाय। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत दिनों से चर्चा में है और लगातार चर्चा में रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो पूर्णिमा गई है, इससे सूर्य ने एक ऐसी रेखा को क्रॉस किया है जहाँ से उसका जो पृथ्वी का तापमान बढ़ना तय है। तो अभी आने वाला जो एक महीना है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में बीतने वाला है। आप सभी को जो गर्मियों में होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली, वो सभी याद आ जाएंगी, है ना। तो गर्मी से बच के रहिए। और ये जो टॉपिक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग या फिर हिंदी में बोले तो वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं घटेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? आसान शब्दों में समझे तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि, जिसे 100 सालों के औसत तापमान पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आंका गया है, के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभावों के रूप में सामने आ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की कितनी बड़ी समस्या है, यह बात एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। उसे ये सब थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसलिए वह इसकी तह तक नहीं जा पाता है। लिहाजा इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा मानकर छोड़ दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फिलहाल संसार को इससे कोई खतरा नहीं है। भारत में भी ग्लोबल वार्मिंग एक प्रचलित शब्द नहीं है और भागदौड़ में लगे रहने वाले भारतीयों के लिए भी इसका अधिक कोई मतलब नहीं है। लेकिन विज्ञान की दुनिया की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि इसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। यह खतरा तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा माना जा रहा है। क्या है ग्लोबल वार्मिंग के कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो बाहर से मिल रही गर्मी या ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं। लेकिन जैसे ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल सामान्यतः अत्यधिक सर्द इलाकों में उन पौधों को गर्म रखने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक सर्द मौसम में खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन पौधों को कांच के एक बंद घर में रखा जाता है और कांच के घर में ग्रीन हाउस गैस पैदा कर दी जाती है। यह गैस सूरज से आने वाली किरणों की जो गर्मी होती है उसको सोख लेती है और पौधों को गर्म रखती है। यही कारण है कि पृथ्वी के उस जगह के साथ साथ में वहाँ का तापमान भी अधिक रहता है। सूरज से आने वाली किरणों की गर्मी की कुछ मात्रा को पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है। इस प्रक्रिया में हमारे पर्यावरण में फैली ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर इन गैसों का अस्तित्व हमारे आसपास न होता तो पृथ्वी का तापमान वर्तमान में काफ़ी कम होता। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम जीवित प्राणी अपने सांस के साथ उत्सर्जित करते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ी है। वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन और तापमान वृद्धि में गहरा संबंध बताया जाता है। सन 2006 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द इनकन्वीनियंट ट्रूथ, यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म तापमान वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन पर केंद्रित थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे और इस फिल्म का निर्देशन डेविड गुगनहेम ने किया था। इस फिल्म में ग्लोबल वार्मिंग को एक विभीषिका की तरह दर्शाया गया, जिसका कारण मानव गतिविधि जनित कार्बन डाइऑक्साइड गैस माना गया है। इस फिल्म का संपूर्ण विश्व में बहुत सराहा गया और फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। यद्यपि ग्लोबल वार्मिंग पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य जारी है, मगर मान्यता यह है कि पृथ्वी पर हो रहे तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन है, जो कि मानव गतिविधि जनित है। इसका प्रभाव विश्व के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी पड़ रहा है। सन 1988 में जलवायु परिवर्तन पर इंटरनेशनल या इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया था।
सन 2007 में इस अंतरशासकीय दल और तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोरे को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आईपीसीसी वस्तुतः एक ऐसा अंतरशासकीय वैज्ञानिक संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सभी सामाजिक आर्थिक जानकारियों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करता है। आईपीसीसी का गठन सन 1988 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के दौरान हुआ था। यह दल खुद शोध कार्य नहीं करता और न ही जलवायु के विभिन्न कारकों पर नजर रखता है। यह दल सिर्फ प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों के आधार पर जलवायु को प्रभावित करने वाले मानव जनित कारकों से संबंधित राय को अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सरकारों और आम जनता तक पहुंचाता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित ग्रीन हाउस गैसें वर्तमान में पर्यावरण में हो रहे तापमान वृद्धि के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव जनित कार्बन उत्सर्जन का है, जबकि प्रोफेसर यूआर राव अपने शोध के आधार पर कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में 40% योगदान तो सिर्फ कॉस्मिक विकिरण का है। इसके अलावा कई अन्य कारक भी हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है और उन पर शोध कार्य जारी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व चेयरमैन और भौतिकविद प्रोफेसर यूआर राव अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आपतित हो रहे कॉस्मिक विकिरण का सीधा संबंध सौर क्रियाशीलता से होता है। अगर सूरज की क्रियाशीलता बढ़ती है तो ब्रह्मांड से आने वाला कॉस्मिक विकिरण निचले स्तर के बादलों के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस बात की पेशकश सबसे पहले स्वेनमार्क और क्रिस्टेनसन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। निचले स्तर के बादल सूरज से आने वाले विकिरण को परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण से पृथ्वी पर सूरज से आने वाले विकिरण के साथ आई गर्मी भी परावर्तित होकर ब्रह्मांड में वापस चली जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सन 1925 में सूरज की क्रियाशीलता में लगातार वृद्धि हुई, जिसके कारण पृथ्वी पर आपतित होने वाले कॉस्मिक विकिरण में लगभग 9% कमी आई है। इस विकिरण में आई कमी से पृथ्वी पर बनने वाले खास तरह के निचले स्तर के बादलों के निर्माण में कमी आई है, जिससे सूरज से आने वाला विकिरण सोख लिया जाता है और इस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रोफेसर राव के निष्कर्ष के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में इस प्रक्रिया का 40% योगदान है, जबकि कॉस्मिक विकिरण संबंधी जलवायु ताप की प्रक्रिया मानव गतिविधि जनित नहीं है और न ही मानव इसे संचालित कर सकता है। इस तरह यह शोध आईपीसीसी के इस निष्कर्ष का खंडन करता है कि ग्लोबल वार्मिंग में 90% योगदान मानव का है। अगर ग्लोबल वार्मिंग के अन्य कारकों का ध्यान किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग में मानव गतिविधियों का योगदान आईपीसीसी की रिपोर्ट की अपेक्षा बहुत कम होगा। प्रोफेसर राव के इस शोध पत्र के प्रकाशन के ठीक 2 दिन बाद विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक जर्नल नेचर में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के प्रोफेसर एंड्रू शेफर्ड का शोध पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि ग्रीनलैंड की बर्फ को पिघलने में उस समय से अधिक समय लगेगा जितना कि आईपीसीसी की चौथी रिपोर्ट में कहा गया। एंड्रू शेफर्ड अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ अपेक्षाकृत सुरक्षित है, उसे पिघलने में काफ़ी वक्त लगेगा। सन 1999 में डॉक्टर वी.के. रैना ने अपने शोध पत्र के दौरान पाया कि हिमालय ग्लेशियर भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। हालांकि प्रोफेसर राव के इस शोध के प्रमुख आधार कॉस्मिक विकिरण और निचले स्तर के बादलों की निर्माण प्रक्रिया के बीच अंतर संबंधों पर कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में शोध भी किए, मगर अब तक अंतरिक्ष में पृथ्वी पर आपतित हो रहे कॉस्मिक विकिरण और पृथ्वी पर निचले स्तर के बादलों के निर्माण के अंतर संबंधों पर विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने आम सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि इस मुद्दे पर भी सही निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की सहायता से वैज्ञानिकों ने प्रयोगों की एक श्रृंखला संपन्न करने का निर्णय लिया। यह प्रयोग अभी हाल में प्रारंभ हुआ और ऐसी आशा है कि परिणाम आने जल्द शुरू हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को क्लाउड का नाम दिया गया, मतलब कॉस्मिक लिविंग आउटडोर नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट में कॉस्मिक विकिरण का पृथ्वी पर बादलों के बनने की प्रक्रिया पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव आदि संबंधित विषयों का अध्ययन और शोध किया जा रहा है।
जलवायु विज्ञान के इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि जलवायु से जुड़े मुद्दों पर उच्च ऊर्जा कण त्वरक हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सीलरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रयोग के संपन्न होने के बाद इस पूरे विषय पर हमारी समझ और विकसित हो सकेगी। अब इसके घातक परिणाम क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर यहाँ का तापमान बढ़ाने में कारक होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन गैसों का उत्सर्जन अगर इसी प्रकार चलता रहा तो 21वीं शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बिछी बर्फ़ की चादरें पिघल जाएंगी, समुद्र का जल स्तर कई फीट तक बढ़ जाएगा। समुद्र के इस बर्ताव से दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, भारी तबाही मचेगी। यह तबाही किसी विश्व युद्ध या किसी एस्टेरॉयड से पृथ्वी के टकराने के बाद होने वाली तबाही से भी बढ़कर होगी। हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी यह स्थिति बहुत हानिकारक होगी। अब जागरूकता इसके लिए कैसे बढ़ाई जाए? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का कोई इलाज नहीं है, इसके बारे में सिर्फ जागरूकता फैलाकर इसे लड़ा जा सकता है। हमें अपनी पृथ्वी को सही मायनों में ग्रीन बनाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट्स, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को मापने का पैमाना होता है कार्बन फुटप्रिंट्स, तो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना होगा। हम अपने आसपास के वातावरण को प्रदूषण से जितना मुक्त रखेंगे, इस पृथ्वी को बचाने में हम उतनी भूमिका निभा पाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन माना जा रहा है कि इसकी वजह से उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानों में नमी बढ़ेगी, मैदानी इलाकों में भी इतनी गर्मी पड़ेगी जितनी कभी इतिहास में नहीं पड़ी। इस वजह से विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां पैदा होंगी। हमें ध्यान में रखना होगा कि हम प्रकृति को इतना नाराज़ न कर दें कि वह हमारे अस्तित्व को ख़त्म करने पर ही आमादा हो जाए। हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। आज हर व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है, प्रदूषण से बचाव के उपाय सोचता है। व्यक्ति स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण या पर्यावरण में रहने के अधिकारों के प्रति सजग होने लगा है और अपने दायित्वों को समझने लगा है। वर्तमान में विश्व ग्लोबल वार्मिंग के सवालों से जूझ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग और खोजें हुई हैं। उनके अनुसार अगर प्रदूषण फैलने की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 2 दशकों में पृथ्वी का औसत तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ेगा, जो चिंताजनक है। तापमान की इस वृद्धि में विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पेड़ पौधों में भी इसी तरह का बदलाव आएगा। सागर के आसपास रहने वाली आबादी पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा। जल स्तर ऊपर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज़्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से होने वाली मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनका उत्सर्जन कहाँ कहाँ से कितने प्रतिशत होता है। तो पावर स्टेशन मतलब विद्युत उत्पादन करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें जहाँ पर कोयला जलाया जाता है, तो उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बाहर निकलती हैं उनका प्रतिशत है 21.3%। इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में कार्बन फुटप्रिंट जनरेट किया जाता है, तो यहाँ पर है 16.8%। गाड़ियों और यातायात के साधनों से 14%। खेती किसानी के उत्पादों से 12.5%। देखिए, जो खेती किसानी के उत्पादों से जो 12.5% कार्बन उत्पन्न किया जा रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे पंजाब और हरियाणा में जब खेती ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में जो किसानों पराली जलाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा जो धान की खेती होती है, चावल होते हैं, उनमें से अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होती है, तो उसको तो हम नहीं रोक सकते क्योंकि चावल की खेती करना बंद नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से, जैसे पेट्रोल डीजल को जलाने से 11.3%। रिहायशी क्षेत्रों से, जैसे खाना बनाने और सर्दी वाले क्षेत्रों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है वो होती है 10.33%। बायोमास जलने से ये होती है 10%। कचरा जलाने से 3.4%। तो आपने देखा कि कार्बन कहाँ कहाँ पर कितना कितना प्रतिशत उत्पन्न होता है। इस पारिस्थितिक संकट से निपटने के लिए मानव को सचेत रहने की जरूरत है। दुनिया भर की राजनीतिक शक्तियाँ इस बहस में उलझी हैं कि गर्माती धरती के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए।
अधिकतर राष्ट्र यह मानते हैं कि जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, कि मतलब उनकी वजह से, उन खास उनके लिए सब यही बोलते हैं कि उनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। लेकिन सच यह है कि इनके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, भुगतना सबको है। यह बहस जारी रहेगी, लेकिन ऐसी कोई छोटी पहल है जिसे अगर हम शुरू कर दें तो धरती को बचाने में बूंद भर योगदान कर सकें। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 2015 में नई जलवायु संधि कराने के लिए पहला कदम उठाया है और इस पर बातचीत शुरू की है। वे इस तरह इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। यह संधि विकसित और विकासशील देशों पर लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC पर दस्तखत करने वाले 195 देशों ने बॉन में इस बात पर बहस शुरू की है कि पिछले साल दिसंबर में डरबन सम्मेलन में तय लक्ष्य पाने के लिए वह किस तरह काम करेंगे। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने वाली दक्षिण अफ्रीका की माइते एनकोआना मसाबाने ने सदस्य देशों से वार्ता के पुराने और नकारा तरीकों को छोड़ने की अपील की। उन्होंने समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से डूबने का संकट झेल रहे छोटे देशों का जिक्र करते हुए कहा, समय कम है और हमें अपने कुछ भाइयों, खासकर छोटे द्वीप वाले देशों की अपील को गंभीरता से लेना है। जर्मनी की पुरानी राजधानी बॉन में आयोजित सम्मेलन के अनुसार 2015 तक नई संधि पूरी हो जाएगी और उसे 2020 से लागू कर दिया जाएगा। इसमें गरीब और अमीर देशों की ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए और जहरीली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ही कानूनी ढांचे में रखा जाएगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र के तहत विकसित और विकासशील देशों के लिए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अलग अलग कानून हैं। आलोचकों का कहना है कि ये नियम अब समय के अनुसार नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादातर ऐतिहासिक जिम्मेदारी अमीर देशों की है, लेकिन उनका कहना है कि भविष्य में समस्या को सुलझाने का बोझ उन पर डालना अनुचित होगा। इस बीच सबसे ज़्यादा जहरीली गैसों का उत्सर्जन करने वालों की सूची में चीन, भारत, ब्राज़ील जैसे देश शामिल होते जा रहे हैं, जो अपनी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कोयला, तेल और गैस का व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अभी भी प्रति व्यक्ति औसत खपत पश्चिमी देशों से कम है। समुद्र में बसे छोटे देशों और अफ्रीकी देशों ने चेतावनी देते हुए कहा कि गैसों के उत्सर्जन में कटौती के वायदों और ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए उसकी ज़रूरत के बीच बड़ी खाई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि वर्तमान उत्सर्जन जारी रहा तो दुनिया का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, जबकि UNFCCC ने 2011 में 2 डिग्री सेल्सियस को सुरक्षित अधिकतम वृद्धि बताया था। UNFCCC ने सिर्फ इतना तय किया है कि उसे साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी तय करनी होगी। इसका मतलब कि गरीब और अमीर अर्थव्यवस्थाओं पर अलग अलग बोझ डाला जाएगा। 2015 तक जिन मुद्दों पर फैसला लिया जाना है वह यह है कि कौन देश कितनी कटौती करेगा, संधि को लागू करने की संरचना क्या होगी, उसका कानूनी दर्जा क्या होगा। विकासशील देश विकसित देश औद्योगिक देशों से सद्भावना दिखाने की मांग कर रहे हैं। वे यूरोपीय संघ से क्योटो संधि के वायदों को फिर से दोहराने की अपील कर रहे हैं। वह अकेली संधि है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों में कटौती तय की गई थी। इसके विपरीत क्योटो को पास करने वाला अमेरिका उभरते देशों से कटौती के अपने वायदों को बढ़ाने की मांग कर रहा है। आने वाले विवादों को संकेत देते हुए ग्रीन क्लाइमेट फंड की पहली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसका गठन गरीब देशों की मदद के लिए $10 अरब जमा करना है। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय। वैज्ञानिकों और पर्यावरणवादियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन करना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हों, जैसे वाटर कूलर। औद्योगिक इकाइयों की चिमनी से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। औद्योगिक और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाना होगा और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा।
अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पनबिजली घर पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण रखा जा सकता है तथा साथ ही जंगलों में लगने वाली आग पर भी रोक लगानी होगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।